नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सारे लोग पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, स्वतंत्रता प्रदान की है और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया है। यूपीपीसीएस 2012 के जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करेक्ट आंसर होगा? कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या फिर राजाधिराज प्रथम? करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से सभी लोग बताइएगा, पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के सेशन में मैं कराने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूं और सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कुलोतुंग प्रथम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कुलोतुंग प्रथम ये हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की थी और जो श्रीलंका के जो राजकुमार थे उनके साथ अपनी बेटी का विवाह भी किया था। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। कृष्णदेव राय की बात करेंगे। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है? देखो सारे प्रश्न आप देख सकते हो, आज के सेशन में जो मैं प्रश्न कराऊंगा सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एसएससी की बात करेंगे, एसएससी 10+2 में क्या किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइएगा, तो कृष्णदेव राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया है और यह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर या फिर केरल? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार आप सभी लोग अगर एक बार भी शेयर करते हैं तो फिर बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें। चलिए जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कर्नाटका में है। ठीक है, कहां पर? तो कर्नाटका में है। ऑप्शन संख्या ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतिवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट है या फिर जिसे आप कह सकते हो उग्रवादी, और अगर हम लोग बात करेंगे दूसरे क्या है, उदारवादी। ठीक है, अतिवादी मतलब कौन से? अतिवादी मतलब गरम दल वाले और उदारवादी मतलब कौन है? नरम दल वाले। तो इनके पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन थी? बताइएगा। जो गरम दल हैं और जो नरम दल हैं इनको मिलाने में, इनको फिर से एक करने में किसका योगदान सबसे अधिक है? देखो 1916 में कौन सा होगा? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, कौन सा? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में क्या होगा, जो ये अतिवादी हैं, जो ये गरम दल वाले हैं और उदारवादी जो मॉडरेट्स हैं, ठीक है, नरम दल वाले हैं, तो ये उदारवादी और उग्रवादी गरम दल और नरम दल ये क्या हो जाते हैं, ये फिर से एक हो जाते हैं। कौन से अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? तो अंबिका चरण मजूमदार करते हैं और इनके जो नरम दल हैं, गरम दल हैं, इनको एक करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है, प्रमुख शिल्पी जो है वो कौन हो जाएंगी? वो एनी बेसेंट हो जाएंगी। देखिए दो लोगों का नाम मिलता है, कौन कौन? तो एक है तिलक और दूसरी कौन है? दूसरी है एनी बेसेंट। एक तिलक है और दूसरी एनी बेसेंट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या किया गया, यहाँ पर आपको 4 आंदोलन दिए गए हैं और कूट के आधार पर आपको क्या करना है? कूट के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। तो 4 आंदोलन दिए गए हैं और आपको कूट के आधार पर सही क्रम निर्धारित करना है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ है, उसके बाद कौन सा आंदोलन, उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ है।
चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा, और जितने भी मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोग सेशन को क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो आंदोलन होगा वो कौन सा होगा, वो खिलाफत आंदोलन होगा। कब होगा, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन होगा, कब, 1920 में होगा। तो 3-1 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहां पर, ऑप्शन संख्या सी में। अगर हम लोग बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब, तो ये 1930 में होता है। ठीक है, कब होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका 1942 में होगा। ठीक भाई बात, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, विकल्प संख्या सी हो जाएगा, 3-1-2-4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से, चलिए यहाँ पर एक बार फिर से कोट वाला प्रश्न है और जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित नहीं है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। सॉरी, स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपसे बात करें क्या स्वराज पार्टी की बात करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, तो 1923 में होगी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होगी, 1923 में होती है। कौन कौन लोग स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, कोट के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। और देखो सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर के आया हूं। आज के सेशन में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। स्वराज पार्टी के गठन से कौन कौन संबंधित है, तो देखो एक तो है CR दास और दूसरे कौन है, दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4, स्वराज पार्टी का गठन कब होता है, तो 1923 में होता है। और 2 और 4 मतलब कि CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके गठन से संबंधित है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे आपको 4 घटनाएं दी गई हैं और कोट के आधार पर आपको सही क्रम निर्धारित करना है। नीचे आपको 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको क्या करना है, आपको सही क्रम निर्धारित करना है। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। कोट के आधार पर आपको आंसर करना है। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। ठीक है, कब होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये आता है कब, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है, तो ये 1940 में होगा। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होगा, तो ये 1940 में होता है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो देखो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अगर हम लोग क्या करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू होता है। ठीक है, कब, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। लेकिन अगर हम लोग क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये मार्च 1942 में। ठीक है, कब, क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च 1942 में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। तो 1, 2, 4, 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन संख्या क्या होगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले क्रिप्स मिशन आता है और जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके बाद क्रिप्स मिशन और सबसे लास्ट में क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 1, 2, 4, 3, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किन किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति में जो विद्रोह होता है, विद्रोह को दबाने के दौरान ठीक है कुछ अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन से अंग्रेज अधिकारी है जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। 1857 के विद्रोह को दबाने के दौरान लखनऊ में कौन से क्रांतिकारी हैं, कौन से अधिकारी हैं जिनकी मृत्यु होती है, तो जॉन निकलसन है, नील हैवलॉक, जनरल नील है, मेजर जनरल हैवलॉक है, या फिर सर हेनरी लॉरेंस है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज के सेशन में, और सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के रेगुलर सेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके के रेगुलर सेशन जो है आपको बेहतरीन प्रश्नों के जो सेशन है वो आपको रेगुलर देखने को मिलने वाले हैं। बस सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर कर दिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकूं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे
कि कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग हैं जिनकी क्या होती है, जिनकी लखनऊ में मृत्यु होती है। देखो यहाँ पर विकल्प जो है वो थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। कारण क्या है कि देखो लखनऊ में कौन कौन मरता है, लखनऊ में मृत्यु होगी जनरल नील की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, हैवलॉक की, और हम लोग बात करेंगे किसकी, लॉरेंस की। तो 2, 3, 4 और 2, 3, 4 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये 2, 3, 4 जो हैं, ये 2, 3, 4 ये तीनों लोगों की मृत्यु कहाँ पर होती है, ये इन तीनों लोगों की मृत्यु लखनऊ में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया है, तो जनरल नील है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे जनरल हैवलॉक है और लॉरेंस है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्या, 2, 3, 4 होगा। अगर हम लोग बात करें किसकी, निकोलसन की बात करते हैं, तो जो ये निकोलसन है ये कहाँ पर मरे थे, तो ये दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान ये दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जबकि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है लखनऊ में किसने अपना जीवन खोया था। अगर यहाँ पर पूछा जाए किसने किसने अपना जीवन खोया था, तब आपका आंसर होता है उपरोक्त सभी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लखनऊ की बात हो रही है और लखनऊ में सिर्फ 3 ही लोग हैं। कौन कौन से, जनरल नील हैं, हैवलॉक हैं और लॉरेंस। ये तीनों लोगों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जबकि निकोलसन की बात करेंगे तो इन्होंने कहाँ पर, दिल्ली में। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा। वर्ष 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे लोग बताएंगे। जितने भी प्रश्न करा रहा हूं सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइएगा, वर्ष 1946 में जो चुनाव होता है, चुनाव के बाद मुस्लिम लीग किस प्रांत में अपनी सरकार बनाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर, तो बंगाल में मुस्लिम लीग अपनी सरकार बनाती है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 में सिविल मैरिज एक्ट को प्रस्तुत किया जाता है और इस एक्ट के अनुसार, ठीक है, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी। तो देखो 1872 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1872 में क्या होता है, सिविल मैरिज एक्ट आता है और इस सिविल मैरिज एक्ट के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी। अगर आपसे पूछा जाए सिविल मैरिज एक्ट कब आया है, तो 1872 में आया है और इस मैरिज एक्ट के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु आपको बताना है क्या है। तो 14 वर्ष है, 16 वर्ष है, 18 वर्ष है या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर, चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी मेरे भाई बहन जितने लोग जुड़े हैं, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है 14 वर्ष, ठीक है। 14 वर्ष लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और बाद में इसको क्या किया जाएगा, वर्ष 1946 में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा और लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाया जाएगा। कितना, 18 वर्ष किया जाएगा, ठीक है। कितना किया जाएगा, 18 वर्ष किया जाएगा। और अभी अगर हम लोग बात करें तो अभी जया जेटली की अध्यक्षता में क्या कर दिया गया है, जया जेटली की अध्यक्षता में एक बार फिर से लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, तो फिर से एक बार लड़कियों की विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और निश्चित रूप से आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे प्रश्न आपको आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज कराने वाला हूं, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको कराने वाला हूं। हिस्ट्री के 50 बहुत ही चुनिंदा प्रश्न कराने वाला हूं। चलिए बताइएगा, तो किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, फैज अहमद फैज हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, फैज अहमद फैज हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ है। अगर हम लोग ब्रिटिश राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो किसके समय में क्या हो रहा है, अंतिम जो विस्तार होगा वो किसके समय में होगा, डफरिन के समय में होगा, डलहौजी के समय में होगा, लिटन के समय में होगा या फिर कर्जन के समय में होगा। कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल है जिसके समय में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार होता है। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके डलहौजी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा डलहौजी, ठीक है। इनके समय में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार होता है और इनके बाद क्या होगा, कैनिंग आते हैं और कैनिंग के समय में आपको पता है 1857 की क्या हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के बाद
1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है और इसी 1858 के एक्ट में कहा जाता है कि अब किसी भी भारतीय राज्य का क्या होगा, अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। तो जो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का जो अंतिम विस्तार हुआ था वो किसके समय में, डलहौजी के समय में हुआ था। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। क्रांतिकारियों में से एक गुप्त अभिनव भारत का गठन किसने किया था, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है। और अभिनव भारत की स्थापना कौन करेंगे, तो खुदीराम बोस करेंगे, वी.डी. सावरकर करेंगे, प्रफुल्ल चाकी करेंगे या फिर भगत सिंह करते हैं। अभिनव भारत ये एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना 1904 में होती है। कौन इसके संस्थापक हैं, चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे। जितने लोग ऑप्शन संख्या बी करोगे बिल्कुल करेक्ट जाओगे। कौन, वी.डी. सावरकर है। ठीक है, कौन है, तो वी.डी. सावरकर साहब है। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में हुआ। अगर आपसे राजधानी परिवर्तन की घोषणा पूछा जाए, ठीक है, आपसे क्या कर ले, अगर आपसे राजधानी परिवर्तन की घोषणा पूछता है तो घोषणा हुई थी 1911 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजधानी कब बनी, तो दिल्ली राजधानी कब बनती है, तो दिल्ली जो है ये राजधानी बनेगी 1912 में। ठीक है, कब बनेगी, तो दिल्ली जो राजधानी बनती है ये बनती है 1912 में। अब प्रश्न बन जाता है कि किसके समय में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई थी, मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड या फिर रीडिंग। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड हो जाते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाते हैं, जिनके समय में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडित रमाबाई या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से कौन है जो क्या करते हैं, जो बहुविवाह नामक पुस्तक लिखते हैं। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ईश्वरचंद विद्यासागर हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो विकल्प संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है। और इनकी एक और पुस्तक है, कौन सी, इनकी एक और पुस्तक है सोम प्रकाश। ठीक है, कौन सी पुस्तक है, तो इनकी एक और पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, तो सोम प्रकाश है। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है, कौन सी, तो सोम प्रकाश। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, अरुणा आसफ अली हैं, एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू हैं या फिर विजया लक्ष्मी पंडित हैं। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है। और जितने भी मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके आज के सेशन में आप लोगों को कराने वाला हूँ। अगर सेशन में लास्ट तक आप लोग बने रहते हो तो आप लोग खुद देखोगे कि आज कितने बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आप लोग खुद जरा अंदाजा लगाओ कि आप लोग इन प्रश्नों में से, इन 50 एमसीक्यूज में से, जो आज आपको 50 एमसीक्यूज कराने वाला हूं, इन 50 एमसीक्यूज में से कितने प्रश्न आप खुद कर ले जा रहे हो। ठीक है, कितने प्रश्नों को लेकर के आप तैयार हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये भारत में पहली महिला राज्यपाल है, कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये क्या होते हैं, तो ये पहली महिला, फर्स्ट महिला क्या होती है, राज्यपाल बनती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या होंगी, तो ये राज्यपाल बनेगी, कौन, सरोजनी नायडू बनेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेंगे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, क्या है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है, कौन, सरोजनी नायडू। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, कौन से, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। और इनको किसके नाम से, और इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, क्या किया गया है? तो अध्यादेश जो है, अध्यादेश प्रदान करने जो है जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा, तो कौन सा अधिनियम है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा क्या किया गया है, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? चलिए जल्दी से बताइएगा। 1833 का एक्ट है, 1861 का एक्ट है, 1892 का एक्ट है, या फिर 1909 का एक्ट है? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, सभी मेरे भाई बहन इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1861 के एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी, और क्या होगा, और इसी एक्ट से विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी होती है। ठीक है, क्या होता है? तो इसी एक्ट से विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी होगी। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत होगी 1861 के एक्ट से, और इसी एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाएगी। ऑप्शन संख्या बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकता है, गांधी तो मर सकता है, लेकिन गांधीवाद सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कराची अधिवेशन 1931। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। ठीक है, क्या होगा? सरदार पटेल ने। और मार्च 1931 में अगर हम लोग बात करेंगे, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी हो जाती है, और गांधी जी पर आरोप लगता है कि गांधी जी ने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को बचाने का प्रयास नहीं किया। तो जब कराची अधिवेशन 1931 में जब कराची अधिवेशन होता है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दिए जाने के बाद जब यह अधिवेशन होता है, गांधी जी यहाँ पहुंचते हैं, तो गांधी जी का बड़ा विरोध होता है, और वहीं पर गांधी जी कहते हैं कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। और गांधीवाद क्या है? गांधीवाद है सत्य और अहिंसा। ठीक है भाई बात, तो गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला है? चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कौन से मुगल सम्राट हैं, कौन से मुगल सम्राट हैं जिनके काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना भारत में पहला कारखाना खोला है? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे, तो स्थापना कब होती है? स्थापना होगी 1600 में। ठीक है, और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो स्थापना के समय मुगल बादशाह थे अकबर। स्थापना कब हो रही है? 1600 में हो रही है, और उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? अकबर थे। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है भारत में पहला जो कारखाना खोला है। ठीक है, जब कारखाना खुला है तब उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो पहला कारखाना खुलेगा 1608 में। अंग्रेजों का पहला जो कारखाना खुलेगा कहाँ पर? तो ये सूरत में खुलता है। कब खुलेगा? 1608 में। और इस समय मुगल बादशाह कौन है? तो इस समय मुगल बादशाह जहांगीर है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, जे.बी. कृपलानी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर अबुल कलाम आजाद हैं? तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष थे। कब? भारत की स्वतंत्रता के समय कहे, या फिर कहे भारत के विभाजन के समय। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पिंडारियों के दमन के लिए निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? कौन सा गवर्नर जनरल है जो पिंडारियों का दमन करता है? देखो, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है, क्या है? जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो ये होगा 1817 से 18 में। ठीक है, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1817 से 1818 में होगा। और इसी युद्ध में क्या होगा? मराठे पूरी तरीके से पराजित होते हैं, तो मराठों का दमन किया जाएगा, और मराठों के बाद पिंडारियों का दमन किया जाता है। और पिंडारियों के दमन के लिए कौन सा गवर्नर जनरल? तो ये हो जाएगा विकल्प संख्या बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा
विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई है? ठीक है, क्या हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना 1928 में हो रही है। कौन कौन इसकी स्थापना से संबंधित हैं? तो देखो, इनकी स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, दूसरे कौन है, दूसरे भगत सिंह हैं। ठीक है, कौन है, तो एक तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं और दूसरे कौन है, दूसरे भगत सिंह जी हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पर करेंगे, तो ये दिल्ली में करते हैं, फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, कहाँ पर करते हैं, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होगी। विकल्प संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकलता है? ठीक है, तो काकोरी कांड अगर हम लोग बात करते हैं तो काकोरी कांड कब होगा, तो काकोरी कांड जो है ये होता है 1925 में। ठीक है, कब होगा, तो 1925 में काकोरी कांड होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो क्रांतिकारी लोग हैं ये ट्रेन को रोक करके सरकारी जो खजाना होता है तो सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। ठीक है, काकोरी कांड में क्या कर लेते हैं, तो 1925 में ट्रेन को रोक करके सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कौन सा क्रांतिकारी है जो काकोरी कांड में जो मुकदमा चलता है उससे बच निकलता है? करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। ये बच निकलते हैं क्योंकि ये पकड़े ही नहीं जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनको अंग्रेज जो है वो पकड़ नहीं पाते हैं, चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये मुकदमे से बच जाते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया है? चलो, इस प्रश्न का तो आज के इस सेशन में मैंने आंसर दे दिया था। इस प्रश्न का तो आज के ही सेशन में मैंने आंसर कर दिया है। सोम प्रकाश किसकी है, तो सोम प्रकाश जो है ये किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। दयानंद सरस्वती की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी तो कई सारी किताबें हैं। मिरातुल अखबार हो गया, ठीक है, मिरातुल अखबार जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, मिरातुल अखबार ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका की अगर हम लोग बात करेंगे, इनकी पत्रिका का नाम बंगाली है। और पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम है ए नेशन इन द मेकिंग। ठीक है भाई बात। विकल्प संख्या यहाँ पर क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? चलिए जल्दी से बताइएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? क्या करेक्ट आंसर होगा, RC मजूमदार होंगे, ताराचंद होंगे, VD सावरकर होंगे या फिर SN सेन होंगे? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी हो जाएगा, SN सेन है। ठीक है, कौन है, तो SN सेन जो है ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे सत्याग्रही कौन है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में प्रारंभ किया गया था। पहला सत्याग्रही अगर आपसे पूछा जाए पहला सत्याग्रही कौन है, तो ये विनोबा भावे हैं। आपको बताना है कि दूसरा सत्याग्रही किसको चुना गया है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs करा रहा हूँ आज के सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs करा रहा हूँ। 50 बहुत ही चुने हुए चुनिंदा MCQs करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको आगामी एग्जाम में निश्चित रूप से यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सेशन को एक बार सभी लोग जितने लोग बाद में जुड़े हैं और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये द्वितीय सत्याग्रही चुने गए थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पर आपको ABCD 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा सही क्या है, सही सुमेलित है। ठीक है, बताइएगा। कार्नवालिस की अगर हम लोग बात करेंगे, कार्नवालिस के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट तो वारेन हेस्टिंग के समय में आया है।
वेलेजली की अगर हम लोग बात करें, वेलेजली के समय में अस्थाई बंदोबस्त, ये गलत हो जाएगा, ये तो कार्नवालिस के समय में आया है। अगर हम लोग बात करेंगे एलन बरो की बात करेंगे तो एलन बरो के समय में सिंध विलय हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा 1843 में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1843 में एलन बरो के समय में सिंध का विलय हुआ है। ये ऑप्शन संख्या सी हमारा यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट होगे। जिया तरंग आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। जिया तरंग आंदोलन की बात हो रही है, तो जिया तरंग आंदोलन ये कहाँ पर शुरू हुआ था? तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो जिया तरंग आंदोलन है, इसका नेतृत्व एक महिला करती हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है गैडिन लिव। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा गैडिन लिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैडिन लिव हो जाएगा। और ये एक महिला हैं और ये क्या करती हैं? गैडिन लिव ये एक महिला हैं और ये क्या करती हैं? तो ये जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व करती हैं और इनकी वीरता से प्रभावित होकर के जो ये आंदोलन कर रही हैं, इनकी वीरता से प्रभावित होकर के जो नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, नेहरू जी क्या करते हैं? नेहरू जी इनको रानी की उपाधि देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इन गैडिन लिव को रानी की उपाधि देते हैं। ठीक है, रानी गैडिन लिव, ठीक है, इनको कहा जाता है रानी की उपाधि देते हैं। कौन? नेहरू देंगे इन रानी को। और इन्होंने जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया है। कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, कहाँ पर? तो नागालैंड में इन्होंने नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो लॉर्ड इरविन है और दूसरे गांधी हैं। इरविन और गांधी को किसने दो महात्मा कहा है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। तो मीरा बहन है, सरोजनी नायडू हैं, मदन मोहन मालवीय हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। किसने, किन निम्नलिखित में से किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या बी, सरोजनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो सरोजनी नायडू ने 5 मार्च 1931 को, आपको पता है गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, कहाँ होगा? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो जाता है और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। करमचंद गांधी दीवान थे। अगर बात करें करमचंद गांधी कौन थे, तो करमचंद गांधी को आप लोग जानते हो कि ये महात्मा गांधी के पिताजी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिताजी थे। कौन? करमचंद गांधी। और ये आपको बताना, ये दीवान कहाँ पर थे? पोरबंदर के दीवान थे, राजकोट के दीवान थे, बीकानेर के दीवान थे या फिर उपरोक्त सभी के दीवान थे। करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी है। माता की बात करेंगे, माता जी का नाम पुतली बाई है। पत्नी की बात करेंगे तो पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है। चलिए जल्दी से यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ये राजकोट के दीवान थे। ठीक है, कहाँ के? करमचंद गांधी जो है ये राजकोट के दीवान थे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। वह कौन सा क्षेत्र है जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया है? ठीक है, तो बाबा रामचंद्र की बात हो रही है, तो इन्होंने किसानों को कहाँ पर संगठित किया है? अवध में किया है, बिहार में किया है, बंगाल में किया है या फिर आंध्र प्रदेश में किया है? ठीक है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलेंगे, सभी लोग आंसर करते चलेंगे। बाबा रामचंद्र की बात हो रही है, तो इन्होंने किसानों को संगठित किया था और कहाँ पर किया है? तो अवध में किया है। ठीक है, कहाँ पर? अवध में किया है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है, बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन है जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? CR दास हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, एनी बेसेंट हैं, तिलक हैं। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो देखो होम रूल आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनी बेसेंट इसकी शुरुआत करती हैं। कहाँ पर? एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की शुरुआत करेंगी मद्रास में। और
तिलक की बात करते हैं तो तिलक ने कहाँ पर शुरुआत की थी, तो तिलक शुरुआत करेंगे इसकी पुणे में, ठीक है। ये दोनों लोग क्या करते हैं, होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं। एनी बेसेंट मद्रास में शुरुआत करेंगे, बाल गंगाधर तिलक पुणे में शुरुआत करते हैं। सुब्रमण्यम अय्यर भी इससे जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो हैं सी आर दास। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी आर दास इससे नहीं जुड़े हैं। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन कब हुआ, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। महात्मा गांधी जो है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए थे, 2 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937, 9 सितंबर 1942। तो अगर हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में इनका पहली बार आगमन कब होता है, तो ये होगा 20 दिसंबर 1920 को, जब असहयोग आंदोलन चल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा है तब 20 दिसंबर 1920 को क्या होगा, गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आते हैं। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था, कौन से युद्ध में मारा जाता है। टीपू सुल्तान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए किस जो है लड़ते हुए किस युद्ध में मारा जाता है, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु आपको पता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है, ठीक है। कौन से, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में होगी, और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो ये 1799 में होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या जो होगा यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, 1799 में। इस समय गवर्नर कौन था, तो इस समय गवर्नर थे वेलेजली थे, ठीक है। कौन थे इस समय, अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली थे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी या फिर पेशावर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह हैं और इनकी राजधानी कहाँ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी लाहौर। लाहौर अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, तो आप आंसर क्या करोगे, रावी नदी, ठीक है। लाहौर कौन सी नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध करने की राजनीति को लगाया था, ठीक है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस है वो क्या है, वो प्रार्थना करती है, याचना करती है और विरोध की राजनीति करती है। लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार भगत सिंह। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और अगर सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन आपको बेहतरीन लग रहा है, तो सेशन को एक बार आप सभी लोग जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। सेशन को एक बार आप सभी लोग जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। किसने, तो बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना करने, याचना करने और विरोध करने की जो है आरोप लगाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे, चलिए जल्दी से बताइएगा। तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन माने जाते हैं, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, पट्टाभी, सीतारमैया या फिर सरदार पटेल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी होगा, पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होता, ठीक है, 1920 में क्या होगा, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तब इसमें क्या किया जा रहा था, इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, ठीक है। क्या किया जा रहा था, 1920
1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की, विदेशी चीज़ों की, विदेशी स्कूल कॉलेज की, सारी चीज़ों की, विदेशी चीज़ों की बहिष्कार की गई। तो इसी दौरान क्या होगा कि जो भारतीय उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। तो विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन संख्या क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या? महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित होती है? कौन से नवाब हैं? ठीक है, कौन से नवाब हैं? बंगाल के कौन से नवाब हैं जिनके समय में ब्लैक होल की घटना घटित होती है? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम? चलिए जल्दी से बताइएगा, तो कौन है जिनके समय में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित होती है? अली वर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए जल्दी से देगा, करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएंगे। सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना होती है। ब्लैक होल की घटना क्या थी? एक अंग्रेज इतिहासकार हैं हॉलवेल, और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया है कि इन्होंने एक छोटी सी काल कोठरी में क्या किया है? एक छोटी सी काल कोठरी में बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया था, और जब सुबह होती है और काल कोठरी को खोला जाता है तो बहुत सारे लोग उसमें क्या होता है? दम घुटने से बहुत सारे अंग्रेज मर जाते हैं। तो इसी को क्या कहा गया? इसी को ब्लैक होल की घटना कहा गया है, और ये घटना किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर, सॉरी सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? अगर हम लोग बात करेंगे 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। गांधी जी ने क्या किया था? नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। और जब ये इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो गांधी जी को क्या कर लिया जाता है? गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो क्या हो जाते हैं? वो उग्र हो जाते हैं, और वो धरसना नामक जो गोदाम है, धरसना नामक जो गोदाम है वहां पर क्या कर देते हैं? धावा कर देते हैं, वहां पर क्या कर देते हैं? हमला बोल देते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब धरसना नामक गोदाम पर जो कांग्रेस करता है ये धावा बोलते हैं, हमला करते हैं, तो उस समय गांधी जी को किस जेल में बंद किया गया था? यरवदा जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस पूना में, या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यरवदा जेल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया है? ठीक है, बताइएगा तो इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जिसने क्या किया है? जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान जब विदेशी कपड़ों को जलाया जाना शुरू किया गया तो गांधी जी ने तो ये कहा कि भाई बहुत अच्छा व्यवहार है, अंग्रेजों के साथ यही होना चाहिए, विदेशी कपड़ों के साथ यही होना चाहिए, इनको जला देना चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जब विदेशी कपड़ों को जलाया जाना शुरू किया गया, उनका बहिष्कार किया जाना शुरू किया गया, तो किसने कहा है कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, ये गलत बर्बादी है, गलत काम हो रहा है, भाई कपड़ों को नहीं जलाया जाना चाहिए? किसने कहा था? लॉर्ड रीडिंग ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने को एक निष्ठुर बर्बादी रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। देव समाज का संस्थापक कौन थे? ठीक है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, दादा भाई नौरोजी थे, शिव नारायण अग्निहोत्री थे, या फिर रामकृष्ण परमहंस थे? देव समाज के संस्थापक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, 4 विकल्प आपके सामने है, और जितने लोग ऑप्शन संख्या सी का चुनाव करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शिव नारायण अग्निहोत्री जो हैं, ठीक है, ये देव समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? ठीक है, कौन है इनमें से कौन से क्रांतिकारी हैं, कौन से समाज सुधारक हैं जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं? करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे
MG रानाडे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विकल्प संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MG रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र नहीं छपता था? अगर आपसे पूछा जाए जो ये इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कौन करते थे? इसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी करते थे, ठीक है। इस समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ होता था? तो साउथ अफ्रीका में होता था, ठीक है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इस समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। कौन करते थे? गांधी जी करते थे। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि द इंडियन ओपिनियन जो है ये किस भाषा में नहीं छपता था? अंग्रेजी भाषा में, गुजराती भाषा में, तमिल भाषा में, उर्दू भाषा में? तो कौन सी भाषा में नहीं छपता था इंडियन ओपिनियन? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या डी, उर्दू भाषा में नहीं छपता था, ठीक है। कौन सी भाषा? तो उर्दू भाषा में नहीं छपता था। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के लिए पहली बार बजट में 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई, किस एक्ट से की गई है ये आपको बताना है। किस एक्ट से प्रावधान किया गया कि अब भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा? 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, मार्लियामेंटो एक्ट 1909 या फिर चार्टर अधिनियम 1813? तो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा क्या किया गया है? भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ये चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 से भारतीय जो शिक्षा है उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हिंद स्वराज मूलतः पुस्तक जिस भाषा में लिखी गई थी वह कौन सी है? हिंद स्वराज के अगर हम लोग लेखक की बात करेंगे तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे गांधी जी हो जाएंगे, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं। और हिंद स्वराज इस पुस्तक को गांधी जी ने कब लिखा था? तो 1909 में लिखा था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी हैं। 1909 में इस पुस्तक को लिखे थे। और किस भाषा में? मूलतः किस भाषा में पहली बार, मतलब मूलतः का मतलब पहली बार जब इस पुस्तक को लिखा गया तो किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में, हिंदी में, तमिल में या फिर गुजराती में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर गुजराती हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? तो गुजराती भाषा में लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की? सेंसरशिप का मतलब क्या है? सेंसरशिप का मतलब है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, ठीक है। किसने समाचार पत्रों को लेकर के पहली बार प्रतिबंध लगाया, ठीक है, उनके लिए कड़े नियमों का जो है प्रावधान किया। तो सर्वप्रथम सेंसरशिप किसके समय में लगा है? वेलेस्ली के समय में, हेस्टिंग के समय में, जॉन एडम्स के समय में या फिर डलहौजी के समय में? चलिए जल्दी से सारे लोग बताइएगा सर्वप्रथम सेंसरशिप किसने लगाया है? तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे, ठीक है। कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में पहली बार सबसे पहले सेंसरशिप लगाया जाता है। कहां पर? समाचार पत्रों पर। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? अगर हम लोग बात करें कि जो कानपुर षड्यंत्र जो मुकदमा है, ये जो कानपुर षड्यंत्र केस है, इस षड्यंत्र केस से, कानपुर षड्यंत्र केस से कौन से आंदोलन के नेता लोग संबंधित थे? खिलाफत आंदोलन वाले संबंधित थे, असहयोग आंदोलन वाले संबंधित थे, साम्यवादी आंदोलन वाले संबंधित थे या फिर क्रांतिकारी आंदोलन वाले संबंधित थे? तो कौन संबंधित हो जाएंगे? कानपुर षड्यंत्र मुकदमे से कौन लोग संबंधित हो जाएंगे? कौन से आंदोलन वाले? करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। साम्यवादी आंदोलन वाले संबंधित थे। ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है? अगर हम लोग बात करें, देखो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल के आती है कि पूना समझौता जो है, जो ये पूना समझौता है, ये कब हो रहा है? ये 1932 में हो रहा है, ठीक है। पूना समझौता कब हो रहा है? 1932 में हो रहा है। और इस पूना समझौता पर कौन हस्ताक्षर नहीं किया है? ठीक है, नहीं किया ये पूछ रहा है। किसने किया ये नहीं पूछ रहा है, किसने हस्ताक्षर नहीं किया ये पूछ रहा है। तो BR अम्बेडकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी,
किसने 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विकल्प संख्या बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ठीक है, 1932 में जो गांधी अंबेडकर समझौता होता है, जिसे पूना समझौता हम लोग कहते हैं, उस पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हस्ताक्षर नहीं है, अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, मदन मोहन मालवीय के हैं और गांधी जी के। ठीक भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ठीक है, फराजी विद्रोह की बात हो रही है। फराजी विद्रोह के नेता कौन है? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ, शमशेर गाजी, वजीर अली। इस प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कीजिएगा। फराजी विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके नेता जो है ये हो जाएंगे दादू मियाँ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादू मियाँ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज के सेशन के आखिरी और 50वें प्रश्न की बात करेंगे। ये आज के सेशन का 50वां प्रश्न है। चलिए जल्दी से बताइएगा, पागलपंथी विद्रोह जो है ये किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, पागलपंथी विद्रोह की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर एक तो होदी जनजाति है। ठीक है, कौन सी है? एक तो होदी जनजाति है। होदी जनजाति ने पागलपंथी विद्रोह को शुरू किया था। साथ ही साथ यहाँ पर और आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी? एक जनजाति और आपको हाजोंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी? तो हाजोंग जनजाति, होदी जनजाति, हाजोंग जनजाति और कौन सी जनजाति होगी? और आपको गारो जनजाति हो जाएगी। ठीक है, पागलपंथी जो विद्रोह है, ठीक है, ये कौन कौन सी जनजातियों ने मिलकर किया था? तो गारो जनजाति का सहयोग था यहाँ पर, इसके बाद होदी जनजाति थी और हाजोंग जनजाति थी। तो इन तीनों जनजातियों ने मिलकर पागलपंथी विद्रोह को, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोगों ने 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को किया है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर क्या होगा? तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिए? सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। सेशन को एक बार आप सभी लोग क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक ये सेशन पहुंच सके। अभी के लिए बस इतना ही करूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।